हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज आपके लिए शुरू करते हैं नया चैप्टर, नई यूनिट जिसका नाम है पृष्ठ रसायन। और ये 5वां चैप्टर आपका है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस का मतलब होता है सतह, यानी कि किसी की पृष्ठ, ऐसी पृष्ठ जिस पर कुछ केमिस्ट्री हो जाती हो। ऐसे पदार्थ बहुत से हैं, ये मान लीजिए मोस्टली पदार्थ ऐसे ही होते हैं जिनकी सतहों से बहुत सी रासायनिक क्रियाएं संपन्न हो जाती हैं। रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती हैं तो पृष्ठ का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि इसमें पृष्ठ का कार्य क्या होता है, पृष्ठ की क्यों आवश्यकता पड़ती है। तो सरफेस केमिस्ट्री से आप समझ रहे होंगे पृष्ठ रसायन, ऐसी केमिस्ट्री यानी ऐसी रसायन विज्ञान की शाखा है जिसमें सतह की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो ठोस या द्रव गैस किसी की भी सतह हो। उसमें कुछ निश्चित संक्रियण केंद्र भी होते हैं जिनके कारण वो एक सतह से दूसरी सतह से, एक सतह की दूसरी सतह से जुड़ जाते हैं आपस में और नए उत्पाद का निर्माण करते हैं या इसका निष्कर्षण भी कर लेते हैं। निष्कर्षण का मीन्स होता है मतलब किसी पदार्थ को बहुत सी चीज़ों में मिले होने पर अलग भी किया जा सकता है। उस बहुत से मिक्सर में यदि किसी बहुत विभिन्न गैसों का मिक्सर हो तो उसमें हम चारकोल को घुमा देते हैं भिन्न भिन्न तापों पर, तो हमें भिन्न भिन्न गैसें भिन्न भिन्न तापों पर निष्कर्षित कर लेते हैं। तो ये सरफेस केमिस्ट्री का आपका 5वां चैप्टर है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यकीन मानिए बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। इतना मज़ा आएगा कि आपको पढ़ते हुए कुछ नहीं लगेगा, बस शब्दों को समझ लेना है। आप शब्दों को समझ लेंगे तो आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी इस चैप्टर में। इस चैप्टर में ही आपके उत्प्रेरक कैटालिसिस और आदि जो होती है कोलाइडी अवस्था, कोलाइडल स्टेज के जो भी हमें पार्ट्स पढ़ने हैं वो इसी चैप्टर के अंतर्गत आते हैं। ये यूनिट होती है जिसे हम एक चैप्टर मानकर चलते हैं। जैसे 5वां चैप्टर है पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। अब हम जानते हैं कि पृष्ठ रसायन आखिर होता क्या है। चलिए जो कामा इन्वर्टेड कामा में लाइनें लिखी हुई हैं इनको पढ़ लेते हैं और आपको बताते हैं पृष्ठ रसायन क्या है। लिखा है रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की आपकी जो केमिकल चलती है शाखा, उसमें एक शाखा जोड़ी गई है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृष्ठ यानी कि सरफेस, सतह, जैसे ये बोर्ड लगा हुआ है इसकी आप ये जो देख रहे हैं आपके सामने ये सतह ही है और जो यहाँ पर इंक इस पर लगी है ये इसका अधिशोषण हो गया है। अधिशोषण का मतलब होता है कि किसी सतह से चिपके रहना, ना कि उसके अंदर चले जाना। अगर इस पर परमानेंट मार्कर चला दें हम तो क्या होगा, कुछ ऐसे पार्टिकल्स वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे जिसे हम कहते हैं अवशोषण। यहाँ पर बात है अधिशोषण की। अवशोषण और अधिशोषण में बहुत अंतर होता है, तो बहुत अंतर के लिए हम आपको बताते हैं क्या अंतर होता है। तो दोबारा पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृष्ठ, सरफेस तथा अंतरा पृष्ठ यानी इंटरफेस, अब इसके अंदर का पृष्ठ यानी कि अब कोई ऐसा होता है जैसे हम कपड़ों पर रंग लगाते हैं तो आपके जैसे इस साइड, एक साइड आप कपड़ों में रंग लगाएंगे तो वो उसके अंदर के भी धागों को कलर कर देता है, रंगीन कर देता है। तो इसे कहते हैं अंतरा पृष्ठ, यानी रंग अंदर भी चला जाए तो अंतरा पृष्ठ, जिसे इंटरफेस कहते हैं। ये जो इस बोर्ड की अंदरूनी सतह है वो इंटरफेस हो जाती है। पर होने वाले प्रक्रमों यानी जो प्रक्रम इस पर क्या हो रहा है अथवा अंतरा अवस्था का अध्ययन, अंतरा अवस्था इसकी अवस्था क्या है, किस प्रकार जमा गैसीय अवस्था में, ठोस अवस्था में, द्रव्य अवस्था में किया जाता है, पृष्ठ रसायन कहलाता है। अब आपको बता लें, आपने जनरल तौर पर देखा होगा यदि घरों में लगे हुए साजो सज्जा के सामान और लगे हुए बहुत से गिलास जैसे कांच के टुकड़े, खिड़की, दरवाजों, उन पर देखते हैं आप धूल के कण उस पर जमा हो जाते हैं।
वो प्रक्रम ही अधिशोषण होता है। उस समय जैसे कांच या किसी घर में साजो सज्जा के सामान या बर्तन जैसी सामान, कपड़ों वगैरह अन्य चीजों पर जो धूल के कण जम जाते हैं, तो उस समय जो जिस पर जमते हैं वो होती है आपकी सतह, और जमने वाले पदार्थ होते हैं, यानी कि उस पर एकत्र हो जाते हैं। तो यह क्रिया होती है अधिशोषण की, उसके अंदर नहीं चले जाते। जब आप कपड़ा मारते हैं या किसी क्लीनर से रब कर देते हैं, साफ कर देते हैं, तो वो कण अपना पृष्ठ छोड़कर अलग हट जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। और अगर आपने कोई परमानेंट चीज जो अंतरा पृष्ठ तक चली गई है, वो आप कितना भी कपड़ा मारे या कहें कलर लग जाए किसी ऐसी चीज से, तो वो आपकी वहां से नहीं छूटेगी। पेंट करना, किसी भी दरवाजे खिड़की पर पेंट करना भी अधिशोषण होता है। वो भी हम किसी की पृष्ठ पर यानी सतह पर ही कर रहे होते हैं। तो अब आ जाता है टॉपिक, पहला स्टार्ट होता है। नाउ चैप्टर स्टार्ट। अब यहाँ पर करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। तो सबसे पहला टॉपिक होगा आपका अधिशोषण, जिसे हम कहते हैं एडजॉर्प्शन। अधिशोषण और अपशोषण में बड़ा अंतर है। यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे अधिशोषण, और अवशोषण को भी आपको बता देंगे। तो अधिशोषण को कहते हैं एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या होता है इसके बारे में अब हम जानते हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या लिखा, किसी ठोस या द्रव, देखिए आपने देखा होगा, आप अगर किसी जगह पर पानी को भर लें या किसी बर्तन में पानी को भर लें या कोई द्रव अन्य भर लें, पानी की जगह पे कुछ और ले सकते हैं, वो वाटर ना हो तो कुछ और ले लें, तो धूल के स्थान पर अगर रख देंगे तो ऊपर की सतह पर धूल के कण एकत्र हो जाते हैं। उस समय क्या हो रहा था, अधिशोषण। अगर धूल के कण उसमें डूब जाते हैं तो वो अवशोषण हो जाता है, क्योंकि उसने अब एब्जॉर्ब कर लिया है। तो बता रहा है किसी ठोस या द्रव की सतह पर पदार्थ के अणुओं को आकर्षित, यानी अपने ऊपर आकर्षित करना। जैसे इस बोर्ड पर ये इंक आकर्षित हो गई, या ग्रहण करने का प्रक्रम, या अब हम इस पर इंक चला रहे हैं, अगर ये बात हम दीवार पर लिखें तो इतनी अच्छी इंक नहीं चलेगी, अधिशोषण होगा लेकिन अच्छा नहीं होगा। करने का प्रक्रम अधिशोषण कहलाता है। ये तो बात समझ गए। किसी भी सतह पर किसी पदार्थ के अणुओं, वे पदार्थ के अणु चाहे ठोस के हो या द्रव के हो या गैस के हो, उन अणुओं का किसी सतह पर एकत्र हो जाना, वो भी किसके कारण, अंतरा आकर्षण बल के कारण एकत्र हो जाना, क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। ये बताओ, इन्वर्टर है तो बना मैं ना रंग, जल्दी बताओ ना, ऐसा ना हो मेरा वीडियो रुक जाए बीच में। तो किसी ठोस द्रव या गैस के अणुओं का किसी सतह पर एकत्र हो जाना, किसी की सतह पर एकत्र हो जाना, जैसे ये बोर्ड है, इस पर या किसी बर्तन पर या किसी खिड़की, दरवाजे, कांच के टुकड़ों पर किसी गैस
या किसी चारकोल के ऊपर, किसी डामर पर देख लेते हैं जिसे चारकोल कहते हैं, उस पर हम देखते हैं धूल के कण एकत्र हो जाते हैं, या कुछ जैली जैसी चीज जो चिपचिपी होती है उस पर धूल के कणों या किसी अन्य पदार्थ के कणों, किसी गैस के कणों या द्रव के कणों का एकत्र हो जाना। आप किसी पर थोड़ा सा, किसी भी कांच या किसी अन्य सतह पर हम अगर थोड़ा सा क्या लगा दें, ऑयल लगा दें, तेल लगा दें, तो उस पर ओस की बूंदें एकत्र हो जाती है, उस समय ये क्रिया अधिशोषण ही कहलाती है। तो आप अधिशोषण के बारे में जान गए। अब अधिशोषण में जो सतह अपने ऊपर पदार्थ के कणों को एकत्र कर रही है और जो एकत्र हो रहा है, इनमें भी डिफरेंट है, इनके भी नाम भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पर बोलते हैं इस प्रक्रम में वह पदार्थ, इस प्रक्रम में वह पदार्थ जिसकी सतह पर अधिशोषित होता है, यानी वह पदार्थ जो किसी पर अधिशोषित होता है। इस बोर्ड पर ये इंक अधिशोषित है इस समय, क्योंकि इसको रब कर सकते हैं, ये साफ हो सकती है, और ये परमानेंट लिख दिया जाए यानी कि अब शोषण इसमें शामिल हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है कि ये अब शोषण हो गया और अब शोषण। जैसे जितने भी आप अपने कपड़े पहनते हैं उनमें जो डाई की जाती है वो अब शोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, उसमें समान रूप से अब शोषित होने वाले कण फैल जाते हैं, तभी तो एक रंग के ही वो कपड़े होते हैं। तो अधिशोषित होने वाला होता है तो अधिशोषक कहलाता है। अधिशोषक यानी कि ये जो बोर्ड इस समय आपको दिख रहा है ये आपका है अधिशोषक। इसको इंग्लिश में कहते हैं एडजॉर्वेंट। ये जो बोर्ड मान लिया आपका क्या है, अधिशोषक, यानी खुद पर एकत्र करने वाला, खुद पर चिपकाने वाला, क्या कहलाएगा, अधिशोषक। और इस पर इसके बाद में क्या लिखते हैं, और जो पदार्थ ठोस, द्रव तथा गैस, चाहे वो ठोस, द्रव, गैस हो, जो अधिशोषक पर जाकर एकत्र हो जाए, वो धूल के कण होंगे तो ठोस अवस्था में होंगे, अगर द्रव के कण हैं तो जल और वाष्प कुछ भी हो सकती है तो वो द्रव अवस्था में होंगे, गैस के कण एकत्र होंगे तो वो गैसीय अवस्था में होंगे। तो जो पदार्थ ठोस, द्रव तथा गैस सतह पर अंतराआण्विक के कारण, अंतराआण्विक आकर्षण के कारण लिखना चाहिए था, यहाँ आकर्षण और लिखना है, आकर्षण के कारण, ये आकर्षण के कारण एकत्र होता है, क्या कहलाता, अधिशोष्य। ये है अधिशोषक, और अधिशोष्य को हम कहते हैं एब्जॉर्बेट, अधिशोष्य, अधिशोष्य, तो इसे बोलते हैं एब्जॉर्बेट। अब आप समझ लीजिए कि जो अधिशोषण है वो एडजॉर्प्शन कहलाता है, यानी कि ये प्रक्रम जब किसी पदार्थ के कण किसी ठोस की सतह पर चिपक जाएं, एकत्र हो जाएं, इकट्ठा हो जाएं, तो यह क्रिया क्या कहलाती है, अधिशोषण, जिसे हम कहते हैं एडजॉर्प्शन। और कोई जो पदार्थ चिपकने आता है वो अधिशोष, एकत्र होने आता है वो अधिशोष, जिसे हम कहते हैं एब्जॉर्बेट। और जिस पर एकत्र होता है, इकट्ठा होता है, उसे हम कहते हैं अधिशोषक यानी एब्जॉर्बेंट। ये आप बात समझ चुके हैं। अब हम इसके कुछ उदाहरण देकर बताते हैं कि अधिशोषण किस प्रकार का होता है। तो इसमें कुछ उदाहरण के लिए लिखते हैं, अधिशोषण के उदाहरण। इसको मिटा देते हैं ऊपर वाला पृष्ठ रसायन के लिए। अधिशोषण प्रक्रम के प्रमुख उदाहरण।
उदाहरण। तो अधिशोषण के क्रम के प्रमुख उदाहरण तो हम आपको बताते हैं। नंबर 1, पहला उदाहरण, सक्रिय चारकोल। चारकोल आपने देखा होगा, एक काला काला पदार्थ होता है जिसे हम डामर भी कहते हैं। सक्रिय चारकोल NH3, SO2, Cl2, COCl2 यानी फास्जीन गैस आदि को अधिशोषित कर लेता है। अब बताते हैं दूसरा इसमें चारकोल में, यदि आप नारियल का जो टुकड़ा होता है, ऊपर चढ़ा हुआ जो कठोर भाग होता है उसका खोल को इन गैसों से के ऊपर से यदि हम घुमा देते हैं भिन्न भिन्न तापों पर, जिस ताप पर अमोनिया गैस अधिशोषित हो जाए, जिस ताप पर सल्फर डाइऑक्साइड, जिस ताप पर क्लोरीन गैस, जिस ताप पर फास्जीन गैस अधिशोषित हो जाती है, उस ताप पर हम इन सबके मिश्रण को रख दें तो क्या होगा। अगर उस पर हम सक्रिय चारकोल जैसे नारियल का टुकड़ा घुमाते हैं तो वह गैस उस चारकोल की सतह पर क्या हो जाएगी, अधिशोषित हो जाएगी भिन्न भिन्न तापों पर। अब दूसरी बात बताते हैं, ये अधिशोषण को मिटा देते हैं। ये लीजिए, ये रफ हो गया। अब आपको बताते हैं दूसरा एग्जाम्पल, शर्करा के विलयन में, शर्करा के विलयन में जंतुओं, जो भी जंतु हो दुनिया के जंतुओं की हड्डियों से निर्मित चारकोल, शर्करा के विलयन में जंतुओं की हड्डियों से निर्मित चारकोल को डालकर घुमाने पर
शर्करा में उपस्थित, शर्करा में उपस्थित शर्करा में उपस्थित लाल रंग के कण चारकोल पर अधिशोषित हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। ये आप जान लें कि जब गन्ना शुगर मिल में यानी कि गन्ने की फैक्ट्रियों में पेर कर उसका जूस निकाला जाता है, रस निकाला जाता है, तो वो लाल रंग का उस समय कुछ भूरे रंग का दिखाई देता है, क्योंकि सफ़ेद में लाल मिलाने पर कुछ भूरा ही प्रतीत होता है। तो उसमें जो भूरे रंग के लाल रंग के कण होते हैं वो प्रोटीन आदि के कण होते हैं, तो वो लाल रंग के कण होते हैं। अगर उसी समय शर्करा के विलयन को यानी चीनी के रस को क्रिस्टलीकृत कर दिया जाए, उसकी चीनी बना दी जाए, तो चीनी का रंग कैसा होगा? चीनी का रंग एकदम भूरा और लाल जैसा दिखाई देगा। लेकिन आपने जनरल तौर पर, सामान्य तौर पर ये बात देखी होगी कि चीनी हमेशा हमें कैसी मिलती है? सफ़ेद। वो सफ़ेद क्यों होती है? तो चीनी का जब विलयन बना लिया जाता है, गन्ने के रस को पेर कर एक बड़े से टब में एकत्र कर लिया जाता है, तो हम उसमें क्या घोलते हैं, क्या मिलाते हैं? जंतुओं की हड्डियों से निर्मित चारकोल को डालकर उसमें घुमा देते हैं। और घुमाने पर क्या होता है? जितने लाल रंग के कण होते हैं, जो प्रोटीन वगैरह, प्रोटीन के जो भी कण होते हों, वो किस पर? उस चारकोल के डंडे पर अधिशोषित हो जाते हैं और शर्करा का रंग एकदम सफ़ेद हो जाता है, उस विलयन का रंग एकदम सफ़ेद हो जाता है। फिर उसको क्रिस्टलीकृत करने पर हमें सफ़ेद रंग की शर्करा प्राप्त होती है। आप जान लीजिए, जंतुओं की हड्डियों से निर्मित चारकोल को गन्ने के रस में घुमाया जाता है, जिसमें उसमें उपस्थित प्रोटीन के लाल रंग के कण क्या होते हैं? उस चारकोल पर एकत्र हो जाते हैं और विलयन का रंग परिवर्तित हो जाता है, वो सफ़ेद हो जाता है जल के जैसा। फिर उसको एक क्या करा जाता है? क्रिस्टलीकृत कराया जाता है और चीनी हमें सफ़ेद रंग की प्राप्त होती है। यही किसका उदाहरण है? देख, एक बात समझ लीजिए, अधिशोषण का इस हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग माना जाता है। इसी के कारण हम उत्प्रेरक जैसी क्रियाओं को समझ पाते हैं। इसी अधिशोषण के कारण ही हम कोलाइडी अवस्था जैसी क्रियाओं को समझ पाते हैं, क्योंकि कोलाइडी अवस्था में कणों का आकार इतना बड़ा होता है कि उसके कण ना तो कभी भी ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे बैठते हैं, ना ही ऊपर जाते हैं। 24 घंटे जिग-जैग मूवमेंट में, जिग-जैग मूवमेंट का मतलब होता है ब्राउनी गति, जिसे रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। तो हम बताते हैं, जैसे आपने एक बड़े से टब में शर्करा के विलयन को, गन्ने को पेर लिया है और भरा है। अब हमने इसमें जंतुओं की हड्डियों से निर्मित चारकोल को डाला, तो इसमें कण है कुछ लाल रंग के कण हैं, वो विलयन का रंग ही बदले हुए हैं। और उस समय अगर हम चीनी को क्रिस्टलीकृत कर दें, यानी कि ठोस अवस्था में बदल दें, तो क्या होगा कि चीनी का रंग कैसा होगा? भूरा होगा। तो ये घुमाते हैं, तो ये कण सब इसकी पृष्ठ पर क्या हो जाते हैं? अधिशोषित हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। ऐसे जब ये जमा हो जाते हैं भाई, जो रंग बदले था वही कण हमने विलयन से छीन लिए हैं और इस चारकोल को निकाल लेते हैं, तो विलयन से क्या होता है? ये सभी गायब हो जाते हैं। अब ये सब गायब हो गए, अब क्या बचा? सिर्फ
सफेद विलयन, जिसका रंग रंगहीन है, इसको हमने निकाल लिया। विलयन सब एकदम पानी के जैसा हो गया, वाटर के जैसा हो गया। अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब ये जो पृष्ठ पर कण जमे हुए हैं यानी कि बैठ गए, ये कहलाते हैं अधिशोष। क्या कहलाते हैं? अधिशोष। यानी एकत्र होने वाले कण पदार्थ, चाहे वो ठोस, द्रव या गैसीय अवस्था में हो, इस पर एकत्र हो गए किसी कारण, क्योंकि वो इसकी चारकोल की जो सतह थी वो अधिक सक्रिय थी, उसने आकर्षित कर लिया, आ जाओ मेरे ऊपर बैठ जाओ, विलयन को साफ सुथरा करना है। और इसको हम कहते हैं अधिशोषक। अधिशोषक। तो क्या होता है कि अधिशोष के कणों का अधिशोषक के ऊपर एकत्र हो जाना अधिशोषण कहलाता है। क्या कहलाता? अधिशोषण। अधिशोष के कणों का अधिशोषक के पृष्ठ पर, यह अधिशोषक है जो चारकोल है, एकत्र हो जाने का प्रक्रम अधिशोषण कहलाता है, एडजॉर्प्शन कहलाता है। कहते हैं एब्जॉर्बेट। जब एब्जॉर्बेंट पर चिपक जाते हैं तो इन दोनों के आपस में मिलने की क्रिया एब्जॉर्प्शन कहलाती है, एडजॉर्प्शन कहलाती है। तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। अब एक और आपको बता देते हैं। सिलिका, जेल। ऐसी सिलिका जो जेल हो, यानी जेल आपने क्या कहा, वैक्स बालों में लगाने वाला, उसमें अगर आपके धूल के कण बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। नहीं है तो आप कैसे करें कि थोड़ी सी धूल उसके सामने उड़ा दें, जेल हाथों में लगाएं और थोड़ी सी धूल उड़ा दें, वायु के संपर्क में आकर वो आपके हाथ पर ही उसके कण एब्जॉर्ब हो जाएंगे, यानी कि एब्जॉर्ब हो जाएंगे। उस समय हाथ में लगा हुआ आपका क्या कहलाएगी, आपकी सतह होगी एब्जॉर्बेट। हाथ आपका क्या होगा? एब्जॉर्बेट। और जो कण धूल के उड़कर आएंगे वे होते हैं एब्जॉर्बेंट। सॉरी, हाथ आपका सतह होगी एब्जॉर्बेंट और जो कण आएंगे वो एब्जॉर्बेट होंगे, और दोनों के मिलने की क्रिया एडजॉर्प्शन कहलाती है, जिसे हम अधिशोषण कहते हैं। तो सिलिका जेल जल बाष्प को अधिशोषित कर लेता है, अधिशोषित कर लेता। ये आप जानते हैं। अब ये आपके उदाहरण हो गए। अब इनसे संबंधित कुछ शब्दावली होती है, जिन शब्दावली के कारण हम इनके बारे में जानते हैं, जैसे अंतरापृष्ठ, अधिशोषण। अब आ जाएगा आपका अवशोषण भी, अंतरापृष्ठ के बारे में भी बताना है। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे किसकी? अधिशोषण की महत्वपूर्ण शब्दावली। अधिशोषण में क्या क्या महत्वपूर्ण शब्दावली है जिसको आपको जानना जरूरी है। तो लिखते हैं यहाँ पर एक हेडिंग, अधिशोषण जिसे कहते हैं एडजॉर्प्शन। क्रिया कब होती है? जब अधिशोष के कण अधिशोषक पर चिपक जाते हैं। ये बोर्ड अधिशोषक है और ये इंक अधिशोषण है। तो क्या हुआ? ये बोर्ड आपका क्या है? अधिशोषण, और इस पर इंक हमने चला दी, इससे निकले हुए का अधिशोष से इन दोनों का इस पर चिपक जाना अधिशोषण कहलाता है। अधिशोषण से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। कुछ शब्द हैं जो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
तो उन शब्दावली को आपको जानना बहुत जरूरी है। तो अब आ जाते हैं अधिशोषण से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। जितनी शब्दावली यहाँ आ चुकी हैं, लिख गई हैं, उसके अलावा भी 2-3 शब्दावली रह जाती है, उसको चलते चलते ही लिख देंगे, पढ़ाते पढ़ाते ही बता देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली शब्दावली अंतरापृष्ठ, इंटरफेस, ऐसा स्थान जहाँ पर अंदर की ओर चला जाए अधिशोषण का पदार्थ। तो कहते हैं अधिशोषक का वह पृष्ठ जिस पर अधिशोष, ऐसा पृष्ठ जिस पर अधिशोष पदार्थ संकेंद्रित हो जाता है, यानी कि अब हटता नहीं है, वहीं पर लगा रहता है। जैसे परमानेंट मार्कर को किसी पर चला देना, वो कभी नहीं हटता। जैसे आप पेन से कापी पर लिखते हैं, फिर उसको आप मिटा नहीं सकते हैं, तो वो ऐसा केंद्र होता है, ऐसी सतह होती है जहाँ पर इंटरफेस क्या हो जाता है, इंटरफेस हो जाता है, अंतरापृष्ठ कहलाता है, वो अंतरापृष्ठ कहलाता है। आप बहुत सी जगह चलाते रहिए, कुछ ना कुछ आप कोई रंग लगाते रहें और उसको मिटा दें, रंग लगाएं, हटा दें, ऐसा लगाएं जो ज़्यादा बैठता ना हो। लेकिन कुछ स्थान ऐसा होगा जहाँ पर क्या होगा कि कोई पदार्थ संकेंद्रित हो जाएगा, एक जगह पर जम जाएगा, हटेगा नहीं, वह स्थान ही अंतरापृष्ठ कहलाएगा, जिसे इंटरफेस कहते हैं। तो आप बात को समझ गए होंगे अंतरापृष्ठ किसे कहते हैं। नंबर दूसरी बात, अवशोषण। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अधिशोषण। अब अधिशोषण के ही अंदर आता है अवशोषण, जिसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। वो था एडजॉर्प्शन और ये है एब्जॉर्प्शन। अब बताते हैं आपको एब्जॉर्प्शन क्या था। किसी पदार्थ के अणुओं का कोई पदार्थ है, उसके अणुओं का किसी ठोस या द्रव के अंदर, ठोस या द्रव के अंदर समान रूप से वितरण अवशोषण कहलाता है। अवशोषण पदार्थ के अंतस्थ होता है। अब हम बताते हैं आपको, जैसे आप किसी कपड़े को पानी में भिगोएं तो क्या होता है कि बहुत से जल के कण उस कपड़े के ऊपर अधिशोषित होते हैं और अंदर भी चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जैसे आप जब नील, यानी कि उसको वाइट कपड़ों में नील लगाया करते थे, इस ज़माने में प्रथा वो कम प्रचलित है। पहले क्या होता था, सफ़ेद कपड़ों में नील लगाते थे, उजाला नील। तो नील लगाने पर क्या होता था कि सतह पर भी कण नील के जम जाते थे और अंदर भी चले जाते थे। तो यह प्रक्रम कहलाता अवशोषण। तो जब वो अंदर चले जाते हैं कण पदार्थ के, वह प्रक्रम अवशोषण कहलाता है। जैसे किसी रजाई गद्दे में या कॉटन में या किसी कपड़े में जल के अणुओं का अंदर चला जाना अवशोषण कहलाता। और समान रूप से देखिए, जब आप कोई भी कपड़ा भिगोएंगे, ऐसा नहीं होगा कहीं पर ज़्यादा भीगेगा कहीं कम, वो समान रूप से भीग जाएगा, क्योंकि उसमें अवशोषण प्रक्रिया संपन्न हो गई। और अधिशोषण का मतलब होता है कि आपने उठाकर शर्ट को धूल में, किसी कपड़े को धूल में फेंक दिया, तो हमेशा धूल किस पर लगी होगी, उसके पृष्ठ पर। आप हिला देंगे, धूल के कण पृथक हो जाएंगे, यह क्रिया विशोषण हो जाएगी और आपकी शर्ट में कोई नुकसान नहीं होगा, उसको हम हटा भी सकते हैं। अब हम बताते हैं, जैसे कोई ये एक पृष्ठ है और ये दूसरी पृष्ठ है, जब पदार्थ के कण किसी की सतह पर यहाँ जमे होंगे तो यह प्रक्रम अधिशोषण कहलाता है। क्या, अधिशोषण। और जब पदार्थ के कण अंदर चले जाएंगे, जैसे किसी रुई या सोक्ता बोलते हैं जिसे हम जनरल भाषा में, जिसके अंदर पानी भर जाता है, तो ये सतह क्या हो जाती है, बल्क यानी मोटी भी हो जाती है। अवशोषण की अपेक्षा मोटी भी होती है। अधिशोषण की अपेक्षा अवशोषण में सतह ज़्यादा बल्क हो जाती है, मोटी हो जाती है, क्योंकि जो पार्टिकल थे वो कहाँ चले गए, अंदर। जैसे किसी कपड़े के अंदर जल के कणों का चला जाना अवशोषण, ये कहलाएगा अवशोषण। अब इसमें हम बताते हैं, ये कण हैं अधिशोष के। क्या है, अधिशोष के, जो इस पर चिपक रहे हैं। ये हो सकते हैं ठोस, द्रव, गैस, किसी के भी।
और ये जो सतह है जिस पर ये बैठ गए हैं इसको हम कहते हैं अधिशोषक। अधिशोषक। तो अधिशोषक की सतह पर अधिशोष के कणों का एकत्र हो जाना क्या कहलाता है? अधिशोषण। और जब अधिशोष की सतह के अंदर ही चले जाते हैं कण तो ये बल्क हो जाती है, मोटी हो जाती है सतह, तो यह क्रिया कहलाती है अवशोषण, यानी कि इसने अपने अंदर अवशोषित कर लिया है। ठीक है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि अवशोषण में हमेशा पदार्थ के अंतःस्थ होता है, यानी अंदर। जैसे आपने कपड़े को भिगोया तो बात अलग है, और किसी ने आपके मिट्टी लगा दी यहाँ पर तो वो क्या होती है, मिट्टी हमेशा चिपक जाती है, या किसी ने आपके कोई और वगैरह चीज़, ऐसा पदार्थ जो कपड़ों के ऊपर लग जाता है, वो क्या कहलाता है? अवशोषण। अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे, विशोषण। विशोषण का मतलब होता है कि जो पदार्थ हमारा शोषित हो चुका है उसको पृथक करना है। देखिए, किसी ठोस पृष्ठ से अधिशोषण द्वारा बंधित, क्या है? किसी ठोस पृष्ठ से अधिशोषण द्वारा बंधित द्रव या गैस के अणुओं को पृथक करने का प्रक्रम विशोषण कहलाता है। यानी कि हमारा जो प्रक्रम है, जो ठोस के अणु हैं और जो किसी सतह पर अवशोषित हो गए हैं उसको हमें पृथक करना है। अब जैसे हमारे किसी घर में जैसे ये इंक लगी हुई है, इंक को हम किसी से ऐसे रफ कर दें, जैसे इसको हमने ये रफ कर दिया तो इसको हटाने का ये कण देखिए इंक के साफ हो गए, तो यह प्रक्रम आपका क्या कहलाएगा? विशोषण कहलाएगा। अगर हम इस मार्कर से लिखे हुए संपूर्ण चीज़ को क्या कर दें, हम निकाल दें, बाहर निकाल दें, तो यह प्रक्रम हमारा विशोषण कहलाएगा। इसको हम रफ कर देते हैं तो यह प्रक्रिया क्या होती है? विशोषण। और एक कारण, ताप बढ़ाने पर विशोषण बढ़ जाता है, विशोषण की प्रक्रिया बढ़ जाती है। जैसे ये इंक लगी हुई है, इसको हम किसी धूप में लाकर रख दें तो क्या होगा, इसके जो द्रव अवस्था के पार्टिकल्स हैं वो उड़ जाएंगे, फिर ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, इनमें क्षरण शुरू हो जाएगा और ये मिट जाएगा। और दाब बढ़ाने पर विशोषण घट जाता है, क्योंकि दाब बढ़ाने पर ये दाब देंगे तो क्या होगा, और पार्टिकल्स अधिक संकेंद्रित हो जाएंगे, यानी अणु और तीव्रता से जुड़ जाएंगे, अंतरा आणविक बल भी बढ़ जाएगा। तो यह प्रक्रम कहलाता है विशोषण। अब आप समझिए होंगे शोषण। शोषण का मतलब होता है सॉर्प्शन, यानी कि सॉर्प्शन करेंगे जब अधिशोषण और अवशोषण क्या होता, यानी कि ऊपर से चिपकाने वाला और अंदर भी जाने वाले दोनों प्रक्रम ऐसा काम हो जिसमें जो पदार्थ के कण हैं वो अंदर भी चले जाएं और ऊपर से भी चिपक जाएं, यानी कि समान रूप से वितरित हो, ऊपर भी दिखाई दें चिपके हुए। तो अवशोषण की प्रक्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं तो यह घटना शोषण कहलाती है। अब हम क्या करें, जैसे आप किसी कीचड़ में गिर जाएं, क्या होगा, कीचड़ में गिर जाए, बिल्कुल सफ़ेद से कपड़े पहने तो कीचड़ कुछ ऊपर लगा होगा लेकिन अंदर तक दाग लगा देता है। जो अंदर तक दाग लगा दिया है आपके कपड़ों में तो वो क्रिया हो जाती है अवशोषण, और मिट्टी ऊपर से आपके लगी हुई है वह क्रिया होती है अधिशोषण। ऊपर से लगा होना, किसी कपड़े पर दाग लगा है, ऊपर से लगा हुआ है तो वो क्रिया होती है अधिशोषण, और अंदर तक वो दाग चला गया तो वह क्रिया होती है अवशोषण। तो ये दोनों प्रक्रियाएं जब एक साथ संपन्न होती हैं तो क्या होता है, शोषण की घटना हो जाती है। इस प्रक्रम में पहले अधिशोषण तीव्रता से होता है, फिर इसके पश्चात मंद वेग से अवशोषण होता है। आप कीचड़ में गिरेंगे तो अधिशोषण एकदम तमाम मिट्टी लग जाएगी, अधिशोषण हो गया, मिट्टी तो ऊपर से चिपकी हुई है, गिरे आप मिट्टी ऊपर से चिपक गई। फिर धीरे धीरे क्या होगा, अंदर की ओर दूसरी सतह की ओर भी आपको दिखने लगेगा कि दाग लग रहे हैं, और दाग का जो दाग लगेंगे तो वो बहुत दूरी तक फैलेंगे। तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे अवशोषण भी बढ़ता जाता है।
तो अब नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका धनात्मक और ऋणात्मक अवशोषण। तो इसको रब कर देते हैं। अपना पॉइंट होगा धनात्मक और ऋणात्मक अवशोषण। तो इसको मिटा देते हैं। मिटा देते हैं भाई। सभी शब्दावली बतानी है तो 4 शब्दावली आपकी हो चुकी हैं। 5वीं है धनात्मक और ऋणात्मक अवशोषण। तो हेडिंग डालें नंबर 5 धनात्मक और ऋणात्मक अधिशोषण। तो आपको बताते धनात्मक और ऋणात्मक अधिशोषण क्या होता है। लिखकर बताएं तब भी वही बात बताएंगे और ऐसे ही बता दें तब भी वही बात। जब किसी की सतह पर यानी कि अधिशोषक पर, जैसे इस समय मान लिया ये हमारा बोर्ड अधिशोषक है, इसकी सतह पर अधिक मात्रा में कोई पदार्थ आकर अधिशोषित हो जाता है, यानी इस पर एकत्र हो जाता है। किसी सतह पर जब पदार्थ अधिक मात्रा में अधिशोषित होता है तो धनात्मक अधिशोषण, और उसी सतह पर बहुत कम पदार्थ, क्योंकि सतह है कैसी, चिकनी, एकदम स्मूथ। तब जब चिकनी होती है तो क्या होता है, चिकनी होने पर क्या होता है, रफ सतह पर आप कड़ डालेंगे तो वो तो खुरदरी है, खुरदरी पे जैसे चाहे वैसे आप रख दें कड़ तो एकत्र हो जाएंगे। और चिकनी सतह पर क्या हो गया, आपने 100 कड़ों को डाला, 10 रुके हैं, बाकी 90 गिर गए, तो उस समय क्या हो जाता है, ऋणात्मक अधिशोषण। तो इसको ऐसे बोलेंगे, जब किसी ठोस पदार्थ की सतह पर अधिशोष के कण यानी कि ठोस द्रव या गैस के कण कम मात्रा में अधिशोषित होते हैं तो यह घटना ऋणात्मक अधिशोषण कहलाती है। ये आपकी हो गई है 5वीं शब्दावली। जब ज़्यादा किसी पर बैठ जाएं आकर, ज़्यादा किसी के कण किसी सतह पर एकत्र हो जाएं तो धनात्मक, और कम एकत्र हों तो ऋणात्मक। अब आ जाती है नंबर 6 अधिशोषण। की एंथैल्पी जिसे हम कहते हैं डेल्टा एच, यानी कि आप तो जानते ही होंगे कि जब कोई पदार्थ चिपकता है एक पदार्थ से दूसरे पे, जैसे ये मार्कर हम चलाते हैं इस पर परमानेंट, तो ये गर्म हो जाता है। क्यों, वाई रीजन, इसका रीजन ये है कि ऊष्मा उत्सर्जित होती है। देखिए अधिशोषण की एंथैल्पी, जब एक मोल, कितना, 1 मोल पदार्थ, ऐसे ही आपको बता देते हैं अधिशोषण की एंथैल्पी का मतलब होता है जब 1 मोल पदार्थ किसी पृष्ठ पर जाकर संकेंद्रित होता है यानी कि रुक जाता है, तो उसके आपस में मिलने पर, यानी कि इस बोर्ड पर हम ये इंक चला रहे हैं, इतना पदार्थ 1 मोल मान लिया है, जैसे ही हमने इंक चलाई वैसे ही ऊष्मा उत्सर्जित होगी। अब इसको हम 1 मोल को 1 ईंट का टुकड़ा मान लेते हैं। अगर आपके किसी भी बदन के हिस्से पर वो ईंट का टुकड़ा आकर लगे और चिपक जाए यानी कि बैठ जाए, उस समय आपकी जो बॉडी होगी वो क्या होगी, अधिशोषक, और ईंट का टुकड़ा क्या होगा, अधिशोष, और आपके माथे पर आया और आकर चिपक गया, तो उस समय आपके जिस हिस्से पर लगेगा, माथे नहीं कहीं पर भी लगे, तो वो हिस्सा गर्म हो जाएगा, यानी ऊष्मा निकलेगी।
ऊष्मा उत्सर्जित होगी। तो कहने का मतलब है जब एक मोल पदार्थ किसी की सतह पर एकत्र होता है तो वह जितनी ऊष्मा उत्सर्जित करता है, निकालता है, मुक्त करता है, वह अधिशोषण की एंथैल्पी डेल्टा एच हीट कहलाती है। आपको इतना खतरनाक एग्जाम्पल दिया कि आपके बदन पर या हमारे ही बदन पर कोई ईंट आकर लग जाए और वो वहीं पर चिपक जाए तो वहीं पर वो बदन का हिस्सा, बॉडी का हिस्सा हीट पकड़ जाता है और वो चिपका रहे। तो समझिए एक मोल, बहुत छोटा सा मोल जिसे हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, वो भी किसी की सतह पर जब अधिशोषित होगा यानी कि एकत्र होगा तो ऊष्मा को निकालेगा। तो ये उस समय जितनी ऊष्मा वो निकालता है, जैसा पदार्थ होगा वैसी ऊष्मा निकालेगा। लेकिन एक मोल पहले मालूम होना चाहिए, फिर हजारों मोलों का हम निकाल सकते हैं। तो वह क्या कहलाती है? अधिशोषण की एंथैल्पी। नंबर 7, सक्रिय केंद्र। पदार्थ क्यों चिपक जाता है, ये इंक इस मार्कर बोर्ड पर क्यों चल जाती है? तो बताते हैं कि किसी भी ठोस पदार्थ या बोलें उसे ठोस पदार्थ को अधिशोषक, क्या बोलें, अधिशोषक में बहुत सी मुक्त संयोजकताएं होती हैं। मुक्त संयोजकता मान लिया वो आयरन का टुकड़ा है, ये हम आयरन के कण बनाए दे रहे हैं और अधिशोषक को थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं। तो ये लीजिए, ये आयरन की एक सतह है, इसको सभी बंदों से हम जोड़ देते हैं इस प्रकार, और बना लीजिए। तो इसको हम जब जोड़ते हैं तो इसकी मुक्त संयोजकताएं पाई जाती, जैसे ये मुक्त संयोजकता, ये और ये मुक्त संयोजकता, ये जो ऊपर नीचे लकड़ी के समान, डंडी के समान निकली हुई हैं, ये संयोजकताएं ही मुक्त कहलाती हैं। इन पर संरचना पाई जाती है कुछ खांचदार ऐसी, जैसे ये संयोजकता है, इसको हमने माइक्रोस्कोप से देखा, इन संयोजकता, तो इसमें कुछ खुरदरी संरचनाएं पाई जाती हैं और जब इस पर कोई पार्टिकल्स आकर ऐसे करके रुक जाता है तो इसकी भी संरचना उसके जैसी ही बन जाती है। तो ये संरचना जो अंदर खुरदुरी जैसी भी हो, ऐसी भी हो सकती है, जैसे ये लकड़ियाँ हैं, यही मुक्त संयोजकताएं हैं। तो किसी भी ठोस पदार्थ, यहाँ पर Fe बना लीजिए, Fe यानी आयरन का है, ये सभी क्या है? आयरन की एक सतह है ठोस, और इस पर कोई गैस का कण आया तो वो गैस का कण इसी खांच में आकर फंस जाता है। तो ये जो खांच होती है, इस खांच को ही हम सक्रिय केंद्र कहते हैं और ये खुरदरी होती है। तो खुरदरी होने के कारण ही उस पर पदार्थ के कण रुक जाते हैं। यही कारण होता है कि सतहों पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाती है। तो आपके इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आज के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं भी कुछ उत्प्रेरक में करानी होंगी। तो ये वीडियो हमारा यदि आपको ज़्यादा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और जो चैनल से हमारे नए जुड़ रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने मित्रों यारों में चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। इस पर सभी चीज़ें उपलब्ध होंगी। हम आपसे कह रहे हैं कि सिलेबस आपका समय से 1.5-2 माह पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको अनसॉल्व पेपर हल करा देंगे, जैसे आपको ये समझ में आ जाएगा कि पेपर को हल कैसे करना है, पूरे में से 100 में से 100 नंबर कैसे लानी है। तो देखते रहिए हमारे YouTube चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हमारे चैप्टर नंबर 5 पृष्ठ रसायन से। धन्यवाद।